अक्टूबर 2020 में एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है लंदन से और पाकिस्तान में वो उन्हीं के इलीगल यानी कि पाकिस्तानी वो नागरिक जो कि इलीगली यूके में रह रहे थे। तो यूके की अथॉरिटी इंटीमेट करती है पाकिस्तान को कि हम लेकर आ रहे हैं, ये आपके लोग हैं, इलीगली हमारे यहां रह रहे हैं, ब्रिंगिंग देम। लेकिन वो फ्लाइट जब पाकिस्तान पर पहुंचने वाली होती है तो पाकिस्तानी अथॉरिटी उनको अलाउ ही नहीं करती लैंडिंग के लिए। तो फलस्वरूप वो दोबारा मुड़ जाती है और यूके पहुंच जाती है। और यहां से फिर वो इशू और ज्यादा एस्केलेट हो जाता है कि कितने सारे पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स यूके में रह रहे हैं। अब क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है या फिर ऐसे ही इशू दुनिया के अलग अलग कोने में कई देशों ने रेज किए हैं? जब हमने इस टॉपिक पर रिसर्च की तो पता लगा कि ग्रीस, टर्की भी ऐसे ही इश्यूज को रेज कर रही हैं। पिछले कुछ समय में टर्की एंड ग्रीस में तो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा था कि पाकिस्तानी गेट आउट। रीजन क्या है इसका? यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंटरनल सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण एंगल यहां से निकलकर आता है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट का इशू इंडिया में भी है। हमें पता होना चाहिए कि इंडिया ने इस दिशा में क्या किया है। क्या यूके ने जो अभी किया, जो सिग्निफिकेंट डील साइन करी पाकिस्तानी अथॉरिटी के साथ, क्या हम भी उससे कुछ सीख सकते हैं? और लास्ट में आपको यह भी पता लगेगा कि भारत में कौन कौन से कानून इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए फिलहाल काम कर रहे हैं, यानी कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं। लास्ट में आपको प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन भी मिलने वाला है। जरा हेडलाइन देखिए, टर्की इज इंक्रीजिंग डिसकंटेंट विद पाकिस्तान। रीजन क्या है? रीजन यह है कि पाकिस्तान से जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, पता लगता है कि वो गैंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग में तो इन्वॉल्व है ही, एंड इट इज टोटली डिसरिगार्ड टू टर्किश कल्चर, वैल्यूज एंड वुमेन। तो जाहिर सी बात है कि टर्की में मूवमेंट तो बनेगी ना। गेट आउट ऑफ आवर कंट्री, अ पाकिस्तानी माइग्रेंट्स ग्रीक स्टोरी। अब ऐसा ही कुछ ग्रीस में भी देखने के लिए मिलता है पाकिस्तान के लिए। Britain to speedily deport illegal Pakistani nationals, UK Home Secretary प्रीति पटेल। तो प्रीति पटेल चर्चा में है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। थर्ड हाईएस्ट पोस्ट होती है, प्राइम मिनिस्टर फॉरेन, एंड देन यू कैन से शी इज हैंडलिंग द होम पोर्टफोलियो, मींस इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्टफोलियो। तो ऐसे में शी हैज एक्चुअली साइंड दिस डील, और इन्होंने इस डील को साइन करते हुए ये कहा कि आई एम नॉट एपोलॉजेटिक एट ऑल, यानी कि किसी माफी की बात नहीं है। कई लोगों ने कहा कि नहीं देखो, ये तो आंतरिक सुरक्षा का तो मामला था, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तानी वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह रह रहे हैं, तो उनका जीवन बसर जो है उसकी समस्या हो जाएगी। तो ऐसे में इनका कहना है कि देखिए, सबसे पहले है मुझे अपने देश, क्योंकि वहां पर यह जिम्मेदारी संभाले हुए आंतरिक सुरक्षा की, अपने देश के बारे में सोचना है। और ऐसे में अगर उनके दीज पीपल आर नॉट एक्चुअली लीगली रिसाइडिंग, ऐसा नहीं है कि सभी पाकिस्तानियों को वहां से भेजा जा रहा है, लेकिन हां, एक बात पक्की है, अगर एक देश विशेष के खिलाफ सेंटिमेंट राइज हो जाता है किसी देश में, तो केवल इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उन्हीं पर बात नहीं आती, जो लीगली रह रहे हैं उनको भी परेशानी झेलनी पड़ती है। खैर, इनका कहना है कि आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज फॉर दैट, आई एम डूइंग दिस फॉर माई कंट्री। नाउ Why such campaigns? अब स्पेसिफिक कुछ रीजंस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो accused of being perverts। कितने सारे जगह पर यही पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स एक्चुअली सेक्सुअल एब्यूजेस में पाए जाते हैं। तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। अब ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स लगते हैं, लेकिन क्योंकि आज के टाइम में वी आर नॉट डिपेंडेंट जस्ट ऑन मीडिया, राइट? सोशल मीडिया इज एक्चुअली ब्रिंगिंग वेव्स, राइट? तो इस वजह से एक हम देखते हैं कि बैकफायर करता है, या आप कह सकते हैं मूवमेंट बन जाती है पाकिस्तान के खिलाफ। माइनर सेक्सुअल एब्यूज ह्यूज प्रॉब्लम विद इन पाकिस्तान ऑल्सो, यानी कि जो पर्वर्ट वाला केस है, ऐसा नहीं कि दूसरे देश में जो इलीगल माइग्रेंट्स के तौर पर पाकिस्तान जा रहे हैं वहीं कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी समस्या है। बॉयज के अगेंस्ट भी है, गर्ल्स के अगेंस्ट भी है। ये जरा डेटा देखिए, 15% रेप and 1% sodomy cases, missing children, rape, sodomy, abduction, attempted rape, gang sodomy, gang rape, child marriages, so many. Illegal immigrants. आपके मन में यह भी सवाल आना चाहिए कि सर, ये illegal migrants या फिर हम कहते हैं illegal immigrants, तो इसमें और जो आपके रिफ्यूजी होते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस होता है क्या? जी हाँ, होता है। सबसे पहले तो सुनिए, अगर मैं केवल वर्ड यूज करता हूं माइग्रेंट, तो माइग्रेंट का मतलब तो केवल यह होता है कि आप अपने क्षेत्र या अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हो किसी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी माइग्रेंट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड इलीगल। कारण आप माइग्रेंट के तौर पर जा रहे हो, बट आपके पास वीजा है,
तो अब आप इलीगल नहीं हो, लेकिन वीजा आपको मिला था 6 मंथ्स का और उसके बाद हो गए आप गायब उन्हीं के देश में, तो नाउ यू विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल माय फ्रेंड, राइट। लेकिन जब मैं यूज करता हूं वर्ड रिफ्यूजी, तो रिफ्यूजी वर्ड इज डिफरेंट। रिफ्यूजी के केस में कोई व्यक्ति अपना देश, अपना क्षेत्र इस वजह से छोड़ता है क्योंकि वहां पर रहने लायक स्थिति नहीं है, चाहे वो कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो या फिर सिविल वॉर की वजह से हो, जैसे कि हम रोहिंग्या मुस्लिम्स का इशू देखते हैं बांग्लादेश में और इंडिया में, जिनका ऑरिजिन कहां है, म्यांमार है, म्यांमार की रैखाइन स्टेट है। तो वहां पर एक जो सिविल वॉर हो रहा है, वहां पर उनका पोजीशन लाइक अ स्टेटलेस पीपल, राइट, सामान्य नागरिक अधिकार ना होना, वो हम एक समस्या देखते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि वर्ड ही इलीगल है ना, तो उनको प्रोटेक्ट क्यों करेगा? एक प्रीलिम्स अगर काइंड ऑफ स्टेटमेंट बन जाए यहां से तो ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन जब मैं रिफ्यूजी वर्ड यूज करता हूं तो इसके लिए यूएन कन्वेंशन है फॉर रिफ्यूजीज। व्हाई? क्योंकि यह मानवाधिकार का मुद्दा बन जाता है, राइट। आप अपने देश को इसलिए छोड़कर आए हो क्योंकि वहां पर प्राकृतिक आपदा हो सकती है या फिर सिविल वॉर हो सकता है, तो ऐसे में मानवता की वजह से आपको दूसरे देशों में पनाह दी जानी चाहिए, इसके बारे में कन्वेंशन है। लेकिन इलीगल इमिग्रेशन नहीं। आप बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए इलीगली आ गए, हो सकता है आपके यहां पर डिजास्टर ना हो। भाई पाकिस्तान में डिजास्टर नहीं चल रहा, पाकिस्तान में अभी सिविल वॉर कोई वाइड स्तर पर नहीं हो रहा, फिर भी आप यूके में बैठे हैं इलीगली, तो आपको यूएन की प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली, इसको भूल जाइए। आई थिंक ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, राइट ना। अच्छा, इसमें एक और एंगल निकल कर आता है। अगर रिफ्यूजीज की ही बात करें तो कहां तक जिम्मेदारी है ऑरिजिन, जहां से रिफ्यूजी स्टार्ट हुए उस देश की? तो देखिए, यूएन कन्वेंशन कहती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज को दबाव बनाना चाहिए उस देश पर जिस देश से प्रॉब्लम अकर हुई है। जैसे कि अगर रोहिंग्या मुस्लिम्स की प्रॉब्लम है तो कहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कंसर्टेड वे में म्यांमार की सरकार को कहना चाहिए कि रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो इशू है उसको सुलझाओ, क्योंकि अगर इंडिया में बढ़ रहे हैं, दूसरी जगह बढ़ रहे हैं, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा, टेररिज्म भी बढ़ सकता है, राइट, लोकल क्लैशेस बढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल एक्चुअली डिस्टॉर्शन हो सकता है। तो ऐसे में यू हैव टू टेक एक्शन। किसको एक्शन लेना पड़ेगा? म्यांमार को लेना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये चीजें कहने में सोल्यूशन बड़ा आसान लगता है, लेकिन इतना आसान है नहीं, क्योंकि आप सोचिए, हम म्यांमार की बात कर रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी इतने सालों से बुद्धिस्ट वर्सेस रोहिंग्या मुस्लिम्स हम एक कॉन्फ्लिक्ट देखते आ रहे हैं, राइट। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर तो पाकिस्तान इन इलीगल माइग्रेंट्स को लेने को ही तैयार नहीं था वापस। तो यानी कि हमें देखने के लिए मिलता है कि जहां से समस्या उठती है तो कई बार वो देश प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप नहीं निकालना चाहता। और बड़ा रोचक किस्सा है पाकिस्तान के बारे में, जब वो फ्लाइट जो मैंने आपको कहा था अक्टूबर 2020 में चली थी यूके से, लेकिन पाकिस्तान ने कहा हम लैंडिंग परमिशन नहीं देंगे। तो एक्चुअली पाकिस्तान उसके बाद पर पता क्या कर रहा था? पाकिस्तान वांटेड टू यूज दिस पर्टिकुलर एक्चुअली एंगल फॉर नेगोशिएशन, यानी कि प्रॉब्लम हमारी, लेकिन अब समस्या तुम्हारी भी, अब प्रॉब्लम तुम्हारी भी, अब तुम संभालो। कानून रूप से हम इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब हमें कुछ और एडवांटेजेस भी चाहिए, क्योंकि अब प्रॉब्लम तुम्हारे पर ज्यादा बड़ी बन गई है, राइट। दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग यूज्ड। अब देखिए टर्की की सिचुएशन देखिए, 3000 से 5000 पाकिस्तानी डिटेनीज डिटेंशन सेंटर में है, वहां पर डिटेन किए हुए हैं कि भाई आप इलीगली यहां पर रह रहे थे। और टर्की के लिए समस्या इसलिए भी और ज्यादा हो जाती है क्योंकि टर्की का बॉर्डर सीरिया से ऑलरेडी रिफ्यूजीज वहां पर आ रहे हैं, अफगानिस्तान से रिफ्यूजी वहां पर आ रहे हैं। तो टर्की कह रहा है हम तो हब बन गए इलीगल इमिग्रेंट्स का, और जो वेस्टर्न जो नेशंस हैं वो कितनी सारी प्रॉब्लम्स का कारण है। तो व्हाई वी शुड एक्चुअली बी द ऑन द सफरिंग एंड। तो उनका कहना है, और स्पेसिफिकली इन सब में, मतलब सीरिया से जो आ रहे हैं, अफगानिस्तान से जो आ रहे हैं और पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टर्की बता रहा है वो पाकिस्तानी है, क्योंकि विमेन के लिए इश्यूज खड़ा कर रहे हैं, टर्किश कल्चर के लिए इशू खड़ा कर रहे हैं, जो वैल्यूज हैं उनको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। अब ऐसे में एक आइडिया निकल कर आता है यहां पर, मल्टी कल्चरलिज्म। तो कुछ लोग वो भी हैं, कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये गलत कर रहे हैं आप, अगर ये इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं आपके देश में तो मजबूर होंगे ना, तो ऐसे में इनको कुछ विशेष अधिकार दीजिए जिससे आपके देश में मानव अधिकारों के तहत एकोमोडेट हो सके। इलीगल इस वजह से थे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था वीजा एक्सटेंड करने का, आप क्या इन्वेस्ट करने का, अमीर लोगों को तो आप दे देते हो ना। अब बात यह है,
इस लॉजिक को ऐसे डिफीट किया जाता है, कहा जाता है कि देखो ऐसा मानवता समझते हैं हम, राइट, लेकिन अब हमें बैलेंस करना पड़ता है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जनसंख्या टर्की की भी है, जनसंख्या उस देश की भी है जिस देश की भी हम बात करें। तो ऐसे में अगर लोकल पॉपुलेशन अपने आप को समझने लग गई कि सरकार हमें साइडलाइन कर रही है और हमारे पैसा, हमारा टैक्सेस के पैसे को इन पर लगा रही है, तो एक्चुअली वो क्या है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर जो लोकल रिसोर्सेज हैं दे आर बीइंग कैप्चर्ड बाय इलीगल माइग्रेंट्स, फिर वो इश्यूज क्रिएट कर देगा। तो इसको भी बैलेंस करना पड़ता है, राइट। अब यहां पर कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं मल्टी कल्चरलिज्म शुड बी द आइडिया, यानी कि अगर किसी दूसरे देश से रिफ्यूजीज आ रहे हैं तो ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको कुछ विशेष अधिकार भी दिए जाएं, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर भाई वो दूसरे देश से आ रहे हैं और जिस देश ने आपको पनाह दी है तो उनकी कल्चर, उनकी वैल्यूज को तो रेस्पेक्ट करोगे ना। उनकी कल्चर वैल्यूज को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, जहां से रोजी रोटी चल रही है, जहां पर आपको रहने के लिए पनाह मिली है, तो व्हाट काइंड ऑफ एक्चुअली वे इज दिस। तो कड़क एक्शन तो लेने पड़ेंगे। अब देखिए ये कुछ ट्वीट्स हैं जो बेसिकली ये मूवमेंट जो चल रही है ऑनलाइन कि पेशेंस ऑफ टर्किश नेशन इज रनिंग आउट, वांट पाकिस्तानीज आउट, ये टर्की में चल रहा है। क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही, जैसे मैंने आपको कहा, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गैंग वॉर, इन सब में, नार्कोटिक्स में दीज पीपल आर गेटिंग एंगेज। पाकिस्तानी गैंग होल्डिंग नेपलीज होस्टेजेस इन टर्की, इस्तांबुल में, टर्की में। क्रिमिनल्स इन यूके, अगर जरा देखिए डेटा देखिए, अब इसमें बाय एथनिसिटी अगर हम ऑफिशियल डेटा देखें यूके का, तो देखिए क्या कह रहा है, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी यहां पर आपको हाईएस्ट देखेंगे इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड में। अगर एथनिक प्रोफाइलिंग देखें क्रिमिनल्स की, यूके ने हाई रिस्क कंट्री में रख दिया था पाकिस्तान को, क्यों? टेररिस्ट फाइनेंसिंग की वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। तो पाकिस्तान में इस पर सख्त प्रतिक्रिया जताई कि ये तो पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व है। यूके ने कहा ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी है, हमें ऐसा करना पड़ेगा। स्टेइंग इलीगली, मतलब टाइम पूरा हो चुका है फिर भी एक्सटेंड कर रहे हैं। और इस पर अब यूके की बेसिकली मिस प्रीति पटेल जैसे ही एक्शन लिया है, तो शी इज सेइंग कि वी हैव एनफ एक्चुअली प्रूफ दैट दिस इज क्रिएटिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड वी कैन नॉट लेट आवर नेशन सफर, राइट। एनफ ऑफ द पीपल अब्यूजिंग आवर लॉज, एनफ ऑफ द पीपल गेमिंग विद द यूके सिस्टम। तो अभी तक क्या हो रहा था कि खुद यूके के जो कानूनों के गैप थे ना, उसका इस्तेमाल ये इलीगल इमिग्रेंट्स कर रहे थे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट मेनी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स वर एक्चुअली एडिंग देम एंड फाइटिंग केस ऑन बिहाफ ऑफ देम इन यूके कोर्ट। तो इसका तोड़ फिर उन्होंने ये निकाला कि चलो अब हम फॉर्मल पैक्ट ही करेंगे पाकिस्तान के साथ कि भाई इनको वापस लो। अब यूके ने जब कहा कि भाई हम लीगलाइज कर रहे हैं और वी वांट यू पीपल टू गेट योर पीपल बैक, तो ऐसे में उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हम इसको नेगोशिएशन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हालांकि यूके ने फिर एफर्ट्स करे और फाइनली 2 महीने बाद दोबारा फ्लाइट भेजी और तब जाकर ये लैंडिंग हो पाई थी। लेकिन इसके बाद यूके बार बार एफर्ट करा था कि वी हैव ह्यूज नंबर्स, टेक देम बैक। तो ऐसे में पाकिस्तान वाज नॉट एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड। पाकिस्तान का कहना था कि हम कैसे एकोमोडेट करेंगे, हम क्या स्टेटस देंगे, हम कैसे रिसोर्सेज प्रदान करेंगे। तो दिस वाज एक्चुअली गोइंग ऑन। फाइनली 2 महीने बाद दोबारा फ्लाइट गई और फाइनली वो वाला केस तो हो गया था, लेकिन उसके बाद कितने केसेस थे, केवल वो अटके ही रहे। नाउ अब और देशों ने क्या करा, टर्की ने तो कहा देखो हम तो सीख गए हैं और हमने तो अब जो वीजा कंडीशन है उसको टफ कर दिया पाकिस्तान के लिए। यानी कि अगर वीजा कंडीशन ही हमने टफ कर दिया तो सेलेक्टिवली लोग आएंगे। तो वीजा एक्सटेंड करके वो जो वीजा टाइम पूरा हो गया फिर भी लीगली रह रहे हैं, वो काम कम हो जाएगा। दूसरा, टर्की क्या करता था, एक टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट देता था, तो पाकिस्तान के लिए अभी वो भी टर्की ने बंद कर दिया है। अब मैं चाहता हूं आप कुछ इस तरीके से भी सोचें इस बात को कि देखिए टर्की जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप लेना चाहता है, राइट। और ऐसे में कितने सारे मुद्दे पर टर्की और जो पाकिस्तान है वो एक ही सुर में गाते हैं इंडिया के अगेंस्ट। हमने पिछले कुछ समय में कुछ कमेंट्स देखे ऐसे, लेकिन जब आंतरिक सुरक्षा की बात आई तो टर्की पाकिस्तान के खिलाफ एक्शंस ले रहा है, राइट। तो दिस शोज कि देखिए जियोपॉलिटिक्स, एस्पिरेशंस गो हैंड इन हैंड, लेकिन इसकी वजह से अपनी आंतरिक सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है कि नहीं। नाउ यूके ने फाइनली अभी डील कर ली है और नाउ दे आर सेइंग कि अब हम फॉर्मली लीगल स्टेटस से पाकिस्तान को जवाबदेह करार दे सकते हैं और ऐसे में अब लगातार वो फ्लो चलता रहेगा। इससे पहले केस टू केस बेसिस पर हो पाता था। यूके के हाई कमिश्नर ने कहा, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी जीत है यूके की कि हाँ अब पाकिस्तान वापस वो भेज सकते हैं। अब माइग्रेंट्स का स्टेटस देखें यूके में, तो यूके में देखिए अगर मैं बाई बर्थ और नेशनैलिटी से बताऊं तो बाई बर्थ इंडियंस की मात्रा ज्यादा है, लेकिन मैं माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूं
इलीगल माइग्रेंट्स की नहीं, माइग्रेंट्स की, यानी कि नौकरी के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जो गए हुए हैं। अब इसमें से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद यूके की नागरिकता ले ली है, राइट? तो उस संख्या से अगर बात करें तो इंडिया 6.2% है। 5 साल पहले पाकिस्तानी, ये समझ लीजिए कि इलीगल माइग्रेंट्स की संख्या जो है लगातार पाकिस्तान की संख्या वहां पर बढ़ती जा रही थी। तो नाउ दिस इज गोइंग टू एक्चुअली टर्न द टाइड। टर्की ने भी कहा कि अगर यूके ऐसा कर रहा है तो फाइनली अब जो है हम भी स्ट्रांग एक्शंस लेंगे, हम भी ऐसा कुछ लीगल सेटलमेंट करेंगे। पाकिस्तान कह रहा, अब देखिए, जब टर्की ने ये कहा तो अब पाकिस्तान की तरफ से एक और बात सामने आ रही है। कुछ जो जर्नलिस्ट हैं उनका कहना है कि देखो, टर्की में जो बैकलैश पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इट इज नॉट बिकॉज पाकिस्तान आर डूइंग समथिंग बैड। कुछ कुछ जगह पर तो होता रहता है, कुछ पाकिस्तानी ऐसा कर देते होंगे। उनका कहना है ये पाकिस्तान के खिलाफ जो कैंपेन चली है ये रॉन्ग है। इनका कहना है कि जो टर्की का यूथ है ना, वो फ्रस्ट्रेटेड है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और जब भी कोई सोसाइटी वीक होती है, प्रॉब्लम्स में होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस में होती है, तो उसको चाहिए तो बहाना। तो इनका कहना है कि हम तो हैं बहाना, वास्तव में हमें नहीं है जाना। लेकिन टर्की कह रहा है ये सब नहीं चलेगा, भेजना तो पड़ेगा। अब यहां पर एक एंगल है कि हमें पता होना चाहिए कि इंडिया क्या कर रहा है भाई इस दिशा में, व्हाट आर द लॉज। तो हमारे पास ऑलरेडी द पासपोर्ट एक्ट है 1920, अंग्रेजों के टाइम का, एंट्री इनटू इंडिया। तो ये कहता है कि देखिए, इंडिया में एंट्री करनी है तो पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो इलीगल इमिग्रेंट है, और भारत सरकार इस कानून के तहत आपको डिटेन कर सकती है, राइट? दूसरा है फॉरेनर्स एक्ट 1940। ध्यान रखिए, काफी चर्चा में था, स्पेशली एनआरसी के दौरान। तो ऐसे में ये कहता है कि गवर्नमेंट एम्पावर्ड है, सरकार के पास ये पूरी पावर है, इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए सरकार एक्शन ले सकती है। जैसे कि कुछ टाइम पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बयान दिया था कि हम रोहिंग्या मुस्लिम्स को चिन्हित करेंगे, राइट? उसके खिलाफ फिर रिट भी, बेसिकली लिटिगेशन भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। बर्डन ऑफ प्रूफ इस कानून के तहत किस पर है? पर्सन पर है। यानी कि अगर आपसे कहा गया कि भाई हमें शक है कि आप इलीगल इमिग्रेंट हैं, तो वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आप प्रूफ करो, मैं तो नहीं हूं इलीगल इमिग्रेंट। कानून कहता है सरकार प्रूफ नहीं करेगी, प्रूफ तो आपको ही करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, डिटेन कर देंगे, पता लगा सोर्स कहां है, वापस भेज देंगे। अब वो कह रहा है भेज कर देखिए, हमारा तो देश एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, म्यांमार एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये एक चैलेंज हो जाता है। इसमें 2019 में अमेंडमेंट किया गया और कहा कि सभी स्टेट्स में और यूटीज में इवन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, दे आर एम्पावर्ड टू मेक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। और ये जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है एक डेडिकेटेड, एक ऐसी इकाई जिसके पास जुडिशियल पावर है, वो एक तरीके से कोर्ट की तरह काम करेगी। तो एक्चुअली फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है ये डिसाइड कर सकती हैं कि कौन इलीगल इमिग्रेंट है और कौन यहां पर लीगली रह रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉरेनर्स एक्ट 1940 मेंस के आंसर में भी कोट करने के लिए और प्रीलिम्स का भी यहां पे एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बनती है। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, अब ये भी बड़ा रोचक है। ये कहता है कि देखो, अगर भारत में कोई भी लॉन्ग टर्म वीजा पर आ रहा है, लॉन्ग टर्म वीजा का मतलब है 180 दिन से ज्यादा, तो कंडीशन कहती है, कोई भी अगर कंडीशन कहती है कि उसको विद इन 14 डेज FRRO पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब कहेंगे FRRO क्या? अरे फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन रीजनल ऑफिस, यानी कि जगह जगह पर FRRO बने होते हैं। इसका पर्पस होता है कि उस क्षेत्र में कोई भी बाहर से आ रहा है लॉन्ग टर्म वीजा पर, भाई पढ़ने आ सकता है, काम करने आ सकता है, किसी प्रोजेक्ट पर आ सकता है, तो ऐसे में उसको 14 डेज के अंदर अब FRRO पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करा जाता है? जिससे अथॉरिटी को पता रहे कि हाँ, इसको लॉन्ग टर्म वीजा दिया था, ये इस क्षेत्र में काम कर रहा है, सो दैट वी कैन कीप अ टैब कि 6 महीने या आपके पास 1 साल का था, लेकिन अभी आप वापस क्यों नहीं गए, एक्सटेंशन क्यों नहीं कराया, राइट? और इसमें एक और चीज रोचक है, पाकिस्तान के लिए तो ड्यूरेशन चाहे कोई भी हो, ये कानून कहता है कि 24 घंटे के अंदर FRRO पर पहुंच जाना, वहां पर अपने आप को रजिस्टर करा देना। तो क्योंकि अभी टॉपिक थोड़ा पाकिस्तान वाला इशू पर है, तो जरा ध्यान रखिएगा, यहां पर FRRO कहता है कि भाई 24 घंटे के अंतर्गत यहां पर आ जाना और रजिस्टर करा देना। क्लियर है बात? नाउ अभी एक क्वेश्चन आपके लिए, विच कंट्री होस्टेड मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज एक कॉन्क्वेस्ट 2022, अभी करंट में चर्चा में था? आंसर इज मंगोलिया। अब ये क्वेश्चन देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी का अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज आर फेसिंग इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अब इतना एग्जांपल दिया आपको, टर्की है, यूके है, इंडिया भी है। डिस्कस द चैलेंजेस एंड वो वे फॉरवर्ड। अब आपको सबसे देखिए, इस क्वेश्चन की जो बॉडी पार्ट होगी, तो उसमें ना 2 पार्ट हैं, चैलेंजेस हैं और वे फॉरवर्ड है, यानी कि सोल्यूशन है। इंट्रोडक्शन में अगर आप करंट से कुछ डेटा, करंट से कुछ डेवलपमेंट कोट करेंगे, जैसे कि यूके ने किया अभी, तो यूके ने किया, आप इसको कोट कर सकते हैं, राइट? अब इसके बाद
चैलेंजेस में आप बताइएगा क्या क्या चैलेंजेस हैं, चाहे वो टेररिज्म की प्रॉब्लम है, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम की प्रॉब्लम है, नारकोटिक्स की प्रॉब्लम है, और आपके विमेन राइट्स इशू हम देखते हैं, सेक्सुअल क्राइम्स जैसे वहाँ पर बढ़ रहे हैं उसकी प्रॉब्लम है। तो यानी कि सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो आप बताएंगे, प्लस इकोनॉमिक इश्यूज भी बताएंगे। आप बताएंगे कैसे वी हैव सीन क्लैशेस, आप एग्जांपल देंगे, वी हैव सीन मूवमेंट्स लाइक आसाम अकॉर्ड वाज एन आउटकम ऑफ सच बैकलैश, जो हमने देखा कि बांग्लादेश से लीगल माइग्रेंट्स वहां पर आए, उसकी वजह से लोकल इश्यूज क्रिएट हुए, राइट। तो कहने का मतलब है यू शुड एक्चुअली ब्रिंग दैट होलिस्टिक पिक्चर थीम वाइज, प्लस एग्जाम्पल्स भी देंगे, राइट। जैसे आसाम वाला इशू था, राइट, रोहिंग्या इशू चर्चा में रहता है। वे फॉरवर्ड, अब जो सोल्यूशन आपका हो वो कैसा हो, इसमें ध्यान रखिएगा कि एक बैलेंस आपको अप्रोच देनी होगी, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्री इज अ फैक्ट, बट वी नीड कंसल्टेड एफर्ट इन दिस रिगार्ड, राइट। तो आप बताएंगे कि देखो इन्होंने ये सोल्यूशन किया, हम भी ये सोल्यूशन कर सकते हैं। तो सोल्यूशन आपके प्रैग्मेटिक हों, ऐसा ना हो आप कहें कि अच्छा जरा पता करिए और बाहर फ्लाइट से पहुंचा दीजिए, अरे वो लेने वाले भी तो होने चाहिए, राइट। और अगर वहां पर उनका प्रोसिक्यूशन होने लग गया तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी आपको कहेगी कि भाई देखो आपने इतने सारे लोगों को एक्चुअली खत्म करा दिया, तो वी नीड टू फाइंड अ वे आउट, राइट। वी नीड टू, फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिफिकेशन इज जस्ट वन स्टेप, right, rationalizing the numbers by actually participating with the for example आप इसमें ऑपरेशन इंसानियत, जैसे हमने देखा कि यार इन्फ्लक्स हमारी तरफ ज़्यादा आ सकता है, तो क्यों ना ऑलरेडी जहाँ पर ज़्यादा है, जैसे बांग्लादेश में, तो ऑपरेशन इंसानियत हमने चलाया, राइट, उन कैंप्स के लिए। तो यू कैन एक्चुअली ब्रिंग दिस काइंड ऑफ यू कैन से सोल्यूशन। साथ में यूनाइटेड नेशन इस पर क्या कहता है, R2P क्या है, यूनाइटेड नेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट क्या कहता है, एक्चुअली ब्रिंग दैट, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।